नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। भाइयों, बहुत दिन बाद आपसे बात करने का मौका मिला, आपके सामने वीडियो पेश करने का मौका मिला। भाइयों, कोशिश करेंगे अभी हम कि अब रेगुलर बेस पर आपके सामने वीडियो पेश की जाए। आज हम आपके सामने करंट अफेयर्स लेकर आ रहे हैं और पहले ही जो 3-4 वीडियो रहेंगी वो करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई रहेंगी। उसके बाद हम जीके के अलग टॉपिक उठाएंगे आपके सामने। तो भाइयों, उम्मीद है जैसे पहले प्यार दे रहे थे, आपका प्यार आपका सहयोग इसी तरह से मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी नहीं देंगे, हम थोड़ा छोटा ही देंगे, लेकिन ये जो हमारा टॉपिक है ये है करंट अफेयर्स 2022 में। तो 2022 में जो भी करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो आपके सामने पेश करते हैं। शुरू करते हैं भाइयों। तो भाइयों, पहली जो जानकारी है वो है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 कि रहने के लिए कौन सा शहर सबसे अच्छा है। ये एक इंडेक्स जारी किया गया और इस इंडेक्स में पहला स्थान ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना का रहा, दूसरा स्थान डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन का रहा। इस सूची में भारत के भी भाई 2 शहर आ गए हैं, दिल्ली और मुंबई। दिल्ली का स्थान 112 रहा, मुंबई का स्थान 117 रहा, जैसा कि आपके सामने है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स का मतलब है कि कौन सा शहर रहने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। उस हिसाब से आपके सामने ये लिस्ट तैयार की गई है। ठीक है भैया, तो टॉप के दोनों याद रखने हैं, भारत के टॉप 2 याद रखने हैं, ये जरूरी है। इसके बाद करते हैं, राजस्थान के सीकर जिले में यूरेनियम की खोज की गई है भाई। अभी हाल ही में राजस्थान के सीकर जिले में यूरेनियम खोजा गया। अब से पहले भारत में सिर्फ 2 राज्यों में यूरेनियम मिलता था, झारखंड और आंध्र प्रदेश। इस बार झारखंड आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान आपका तीसरा राज्य हो गया है जहां पर यूरेनियम प्राप्त हो रहा है। काफ़ी मात्रा में यहां पर यूरेनियम प्राप्त किया गया है। जैसा आप जानते हैं, यूरेनियम बहुत महंगी धातु है और जितने भी परमाणु बिजली घर होते हैं, परमाणु रिएक्टर्स होते हैं, उनमें यूरेनियम का प्रयोग होता है भाई। तो यूरेनियम की खोज कहाँ पर हुई है? राजस्थान के सीकर जिले में। जिला भी पूछा जा सकता है, राजस्थान तो पूछना है, जा ही सकता है। आगे बढ़ते हैं भैया जी। इसके बाद आ जाते हैं हमारा भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना। भारत की सबसे, देखिए सौर ऊर्जा परियोजना पर भारत बहुत जोर दे रहा है। तो तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ है? रामगुंडम तेलंगाना में भाई। रामगुंडम जगह का नाम है। 100 मेगावाट की ये परियोजना भारत की शुरुआत की गई है रामगुंडम तेलंगाना में। याद रखेंगे कौन सी परियोजना? तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना। नारी को नमन परियोजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश ने एक योजना शुरू की है, नारी को नमन। इसमें क्या है कि जो स्त्रियां हैं उनको भाइयों सरकारी बसों में, जो राज्य सरकार की बसें होती हैं, उनमें 50% किराए में डिस्काउंट दिया जाएगा। इस परियोजना को बोला गया नारी को नमन। जैसा आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में डीटीसी की बसों को और स्त्रियों के लिए फ्री कर दिया गया, तो ऐसी स्थिति में हिमाचल प्रदेश में 50% आधा टिकट किया गया है स्त्रियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। लिस्बन घोषणा पत्र। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। किससे संबंधित है? महासागरों से संबंधित है। महासागरों के संरक्षण के लिए, महासागरों के सुरक्षित रखने के लिए, उनको प्रदूषण से बचाने के लिए घोषणा तैयार की गई जिसे लिस्बन घोषणा कहा गया। और इसमें जो मुद्दा उठकर आया उसका आदर्श वाक्य मान लीजिए, उसका नारा मान लीजिए, वो क्या रहा? हमारा महासागर, हमारा भविष्य, हमारी जिम्मेदारी। तो लिस्बन घोषणा कहाँ से, किससे संबंधित है भैया? महासागरों से संबंधित है। और इसका मेन जो मोटो समझ लीजिए, आदर्श वाक्य समझ लीजिए, नारा समझ लीजिए, उसका क्या है? हमारा महासागर, हमारा भविष्य, हमारी जिम्मेदारी। एक बात और कहना चाहूँगा भाइयों, काफ़ी दिन में वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा सा अभी मतलब जो क्वालिटी आनी चाहिए वो अभी नहीं दे पाएंगे। 1-2 वीडियो में हम भी आपके साथ बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, फैमिलियर जैसे पहले थे। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा भाइयों। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन शुरू की गई है। नहीं, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 शुरू की गई है भाई। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 है, तो कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर हो गया। उसके लिए शुभंकर जो जारी किया गया, उस शुभंकर का नाम है जागृति। राष्ट्रीय उपभोक्ताओं की जागरूकता के लिए जो शुभंकर जारी किया गया उसका नाम जागृति, और हेल्पलाइन नंबर है 1915। बहुत इंपॉर्टेंट है भाइयों, जरूर नोट करना, दिमाग में भी और पुस्तक में भी, किताब में भी। एससीओ की पहली सांस्कृतिक है वह पर्यटक राजधानी वाराणसी को घोषित किया गया है। शंघाई
कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो संघाई सहयोग संगठन जो है, संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की पहली सांस्कृतिक व पर्यटक राजधानी किसको घोषित किया गया? वाराणसी को घोषित किया गया भाइयों। ओके, आगे बढ़ते हैं भाइयों। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं भारत के भौतिक वैज्ञानिक है प्रोफेसर दीपक धर। इनको बोल्ट्जमैन पदक 2022 के लिए चुना गया है। ये जो बोल्ट्जमैन पुरस्कार होता है भाइयों, ये क्या होता है? ये ऐसा पुरस्कार है जो 3 साल में एक बार दिया जाता है। याद रखना, 3 साल में एक बार बोल्ट्जमैन पुरस्कार भौतिक विज्ञान फिजिक्स के क्षेत्र में ही दिया जाता है। और इस बार जो दिया गया है उसमें दीपक धर को भी शामिल किया गया है, भारत के भौतिक वैज्ञानिक। आगे बढ़ते हैं भैया। भारतीय मूल के नंद मूलचंदानी अमेरिका की CIA के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बने हैं। अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी CIA है, उसमें क्या होता है कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर CTO बोलते हैं जिसको, वो बने भारतीय मूल के हैं, नंद मूलचंदानी। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों ही। आगे बढ़ते हैं भाइयों। अभी देखिए ध्यान से, इसमें भी बहुत सारे भाई कंफ्यूज होते हैं, तो हमने दोनों क्वेश्चंस को एक साथ पेश किया आपके सामने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण हुआ, पंचकुला हरियाणा में हुआ इसका चौथा संस्करण। इसमें प्रथम स्थान हरियाणा का ही रहा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, युवा गेम्स, कहां पर हुए? हरियाणा में आयोजित हुए। पहला स्थान किसका रहा? हरियाणा का रहा। जबकि इनका पहला संस्करण 2018 दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित हुए थे? दिल्ली में। चौथे कहाँ हुए? पंचकुला हरियाणा में। पहला स्थान इस बार किसका रहा? हरियाणा का रहा। ओके, अब ध्यान से देखना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये यूथ गेम्स है, ये यूनिवर्सिटी गेम्स है, ये जरूर ध्यान रखना है। का आयोजन बेंगलुरु में हुआ। यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन बेंगलुरु में हुआ और यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ भाई? हरियाणा के पंचकुला में हुआ। ठीक है, ओके। इन खेलों में प्रथम स्थान जैन यूनिवर्सिटी का रहा, क्योंकि यूनिवर्सिटी गेम्स तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी ही हिस्सा लेंगी, तो जैन यूनिवर्सिटी फर्स्ट स्थान पर रही और इसमें कौन रहा? हरियाणा प्रथम स्थान पर रहा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपको। बहुत अच्छे भाइयों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं, अभी देखिए आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां घोषित की गई हैं। पहली न्यायिक राजधानी कुर्नूल में होगी। न्यायिक राजधानी पूछे तो कुर्नूल, विधायी राजधानी पूछे तो अमरावती और कार्यकारी पूछे तो विशाखापट्टनम। तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां, एक न्यायिक कुर्नूल, विधायी अमरावती, कार्यकारी विशाखापट्टनम में होगी भाई। RPF का नया नाम RPSF किया गया है। तो RPSF की फुल फॉर्म हो गई है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज। पहले RPF था, इस बार RPFS है, तो S का मतलब सर्विस और जुड़ गया है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। ओके, बहुत अच्छे। देश का पहला पशु युद्ध स्मारक मेरठ में। देखिए भाई, स्मारक बहुत सारे हैं, कोई किसी की याद में बनता है, कोई किसी की याद में बनता है। हमारे शहीदों की याद में भी है। एक पहले इंडिया गेट था, अभी नेशनल वॉर मेमोरियल हो गया दिल्ली में ही, दोनों हैं। इससे अलग अभी युद्ध में, अगर हमारे देश में जो युद्ध के क्षेत्र में काम करने वाले पशु हैं, जैसे राजस्थान की सीमा पर ऊंट का प्रयोग होगा, किसी सीमा पर हमें कुत्तों की जरूरत पड़ेगी, स्नीफर डॉग्स वगैरह जो होते हैं। अब युद्ध क्षेत्र में बहुत सारे पशु होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी याद में एक पशु स्मारक बनाया गया। भारत का पहला पशु युद्ध स्मारक मेरठ में। ठीक है, मेरठ याद रहेगा। ओके जी, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। ग्रीस में आयोजित जूनियर विश्व चैंपियनशिप भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में, भारतीय खिलाड़ी हर्षदा शरद गरुड़ ने स्वर्ण पदक जीता। ग्रीस में आयोजित हुआ था जूनियर विश्व चैंपियनशिप। भारत की महिला खिलाड़ी थी हर्षदा शरद गरुड़। इन्होंने कौन सा गोल्ड मेडल पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता भाइयों। आगे बढ़ते हैं। ISSF विश्व कप 2022 में, यानी जो आपकी शूटिंग है, निशानेबाजी है, उसका जो विश्व कप हुआ, याद रखिए विश्व कप, भारत ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य अर्थात कुल 7 पदक जीते और प्रथम स्थान प्राप्त किया। बहुत महत्वपूर्ण है, निशानेबाजी के विश्व कप में भारत को प्रथम स्थान मिला है, 7 पदक मिले हैं। ठीक है, इसका आयोजन काहिरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? काहिरा में हुआ। इसका आयोजन ग्रीस में हुआ था, भारोत्तोलन का जूनियर विश्व कप, जूनियर विश्व चैंपियनशिप या विश्व कप ही कहेंगे हम। और ये जो शूटिंग का है, शूटिंग इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है, इसका जो आयोजन हुआ है वो काहिरा में हुआ है। इसमें प्रथम स्थान भारत का रहा है।
उम्मीद है दोनों क्लियर हो गए होंगे। बहुत अच्छे भाई, ये आगे बढ़ते हैं। 8,000 मीटर से अधिक की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है प्रियंका मोहिते। 8,000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाली 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है प्रियंका मोहिते। ओके, अभी कैसे सवाल आ सकता, पूछा जा सकता प्रियंका मोहिते किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो माउंटेन क्लाइंबिंग यानी पर्वतारोही हो गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र राज्य ने जेल में सजा काट रहे कैदियों के लिए जीवला नामक ऋण योजना प्रारंभ की है। अभी महाराष्ट्र सरकार ने एक योजना प्रारंभ की कि अगर कोई व्यक्ति जेल में है, अब उसके परिवार को कोई ज़रूरत है, तो वो जो कैदी है वो एक लोन ले सकता है, और उस ऋण योजना को या लोन की योजना को क्या नाम दिया गया, जीवला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाइयों, जीवला जरूर याद रखेंगे आप। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। ये हो चुका है। हाल ही में चर्चित शिगेला नामक जीवाणु आंतों में संक्रमण का कारण बनता है। शिगेला नामक बैक्टीरिया जो है आंतों में संक्रमण का कार्य काम करता है, और ये अभी चर्चा में रहा। तो ये पूछा जाता था शिगेला क्या है, चर्चा में क्यों है, तो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, वायरस नहीं है। पहली चीज़, कहाँ पर इन्फेक्शन देता है, हमारे इंटेस्टाइन में यानी आंतों में इन्फेक्शन पैदा करता है। हाल ही में केरल में टमाटर फ्लू भी चर्चा में रहा। टमाटर फ्लू जो है एक दुर्लभ बीमारी है, जिसके कारण त्वचा पर बड़े बड़े लाल रंग के फफोले हो जाते हैं। त्वचा पर लाल रंग के फफोले पड़ जाएंगे, ऐसे जैसे लाल रंग का टमाटर होता है, तो उनको देखने से ऐसा लगता है जैसे हमारे शरीर पर, त्वचा पर छोटे छोटे टमाटर उगाए हों। तो इसी के कारण इसका नाम रखा गया टमाटर फ्लू। ठीक है, टमाटर फ्लू नामक एक दुर्लभ बीमारी केरल में चर्चा में रही। शिगेला एक जीवाणु है जो कहाँ पर, आंतों में इन्फेक्शन करता है। उम्मीद है दोनों का अलग अलग क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं भाइयों। दिल्ली नगर निगम को वर्ष 2012 में 3 भागों में विभाजित किया गया था। दिल्ली नगर निगम 2012 में 3 भागों में बांट दिया गया था। 2022 में यानी ठीक 10 साल बाद इसे एक करने की घोषणा की गई है। तो पहले जो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था उसको 3 भाग बनाए गए, अब उसको 2 भाग फिर से एक कर दिया गया है। तो 10 वर्ष तक ये एक रहा। अब सवाल ये बन सकता है कि दिल्ली नगर निगम को कब एक किया गया, 2022 में। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो जरूरी बन सकता है वो ये बन सकता है कि दिल्ली नगर निगम को अभी एक किया गया, पहले इसको 3 भागों में कब विभाजित किया गया था, तो 2012 में किया गया था। अब 10 साल का अंतर याद रखिए, आराम से याद रह जाएगा। ठीक है भाई। हिम तेंदुआ के संरक्षण में काम करने के लिए चारुदत्त मिश्रा को व्हिटली गोल्ड अवार्ड मिला है। व्हिटली गोल्ड अवार्ड चारुदत्त मिश्रा को मिला है, और इन्होंने हिम तेंदुआ के संरक्षण के क्षेत्र में काम किया था भाइयों। नाम क्या है, चारुदत्त मिश्रा। अवार्ड कौन सा, व्हिटली गोल्ड अवार्ड। किस लिए मिला, हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए। यहां तक भी क्लियर है, बहुत अच्छे जी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना का पुरस्कार जम्मू कश्मीर की अटल टनल को मिला है। तो जम्मू कश्मीर में जो अटल टनल है वो उसको बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना का पुरस्कार किसको मिला, जम्मू कश्मीर की अटल टनल को दिया गया। ठीक है भाइयों, आगे देखते हैं। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट अभिलाषा बराक। भारतीय के पास बहुत सारी महिलाएं पायलट हैं, लेकिन इसमें भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट जो फाइटर जेट उड़ा सके, युद्ध में महिला पायलट काम कर सके, ऐसी बनी है पहली महिला जो लड़ाकू जेट फाइटर की पायलट बनी है, वो है अभिलाषा बराक। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। टाटा आईपीएल 2022 आईपीएल हो रहा है के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराया। तो इस बार के आईपीएल का विजेता कौन है, गुजरात टाइटंस। उपविजेता कौन है, राजस्थान रॉयल्स। इसके बाद गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे। तो जिसने इस टूर्नामेंट को जीता उस टीम के कप्तान थे हार्दिक पांड्या, और फाइनल मैच में वो मैन ऑफ द मैच भी रहे। गुजरात टाइटंस के कैप्टन थे हार्दिक पांड्या, फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच भी रहे। यह आईपीएल का 15वां संस्करण था। आईपीएल का 15वां संस्करण था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो पहला संस्करण था वो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था, जो इस बार उपविजेता है। और उस समय शेन वॉर्न कैप्टन थे। शेन वॉर्न का भी निधन भी हुआ है। आगे बढ़ते हैं जी। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना का 3रा स्थान रहा। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में कि कौन से देश की वायुसेना
किस रैंक पर है, ये सूचकांक जारी किया गया तो भारत इसमें तीसरे नंबर पर आया। पहला अमेरिका, दूसरा रूस और तीसरा भारत। तो यानी कि हम एयरफोर्स, हमारी भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना सभी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही शानदार हैं, हमें गर्व होना चाहिए। और गर्व की बात ये भी है कि हम वर्ल्ड में 3rd रैंक पर आ गए हैं एयरफोर्स के मामले में। तो सैल्यूट टू भारतीय आर्मी, भारतीय इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, अमेरिका रूस के बाद तीसरा स्थान भारत का है भाइयों। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को प्रारंभ हुई। अब 1 मई को उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की गई है। याद रखना भाइयों, अगर कोई भी महत्वपूर्ण दिवस अब इसी वर्ष शुरू हुआ है तो उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखिए, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। जैसे अभी 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित हुआ है, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित हुआ है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा चांस बनता है पूछे जाने का। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस शुरू हुआ है, अच्छा है, पूछा जा सकता है। और 1 मई को क्या हुआ, उज्ज्वला योजना शुरू हुई थी 1 मई 2016 को, तो अब 1 मई को उज्ज्वला दिवस की रूप में घोषित कर दिया गया है। ये भी याद रखिए भाई। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक ने भारत के गुजरात राज्य में श्रेष्ठ परियोजना लागू करने के लिए, श्रेष्ठ परियोजना का नाम क्या, श्रेष्ठ, $350 मिलियन की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। किसने, विश्व बैंक $350 मिलियन की राशि घोषित मतलब देगा, किसके लिए, श्रेष्ठ परियोजना के लिए $350 मिलियन। ओके, श्रेष्ठ योजना केंद्र सरकार ने 2021 में शुरू की। केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की नहीं है। 2021 में शुरू की, जो अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को शिक्षा से संबंधित है। अनुसूचित जाति यानी एससी जो छात्र होते हैं, ब्रिलियंट छात्र होते हैं, उनकी शिक्षा से संबंधित योजना है श्रेष्ठ योजना। और इस योजना को आगे लागू करने के लिए हमें विश्व बैंक से $350 मिलियन मिलने वाले हैं। ये राशि स्वीकृत हो गई है। ओके जी भाइयों, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, पोप फ्रांसिस ने देव साहेब पिल्लई को संत घोषित किया है। देव साहेब पिल्लई को पोप फ्रांसिस ने क्या घोषित किया है, संत घोषित किया है। ये भारतीय थे, और जो संत घोषित किए जाते हैं ईसाई धर्म में, उसकी एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है, जो उसके अनुरूप निकलते हैं तो उनको संत घोषित किया जाता है। इनको भी बहुत दिन बाद, जब ये जीवित थे तब नहीं मिला, मृत्यु हुए भी इनकी बहुत लंबा समय हो चुका है, तब इनको संत घोषित किया है। तो कई बार ईसाई धर्म में होता है कि 200, 300, 400 साल पहले जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको भी संत घोषित किया जाता है। तो देव साहेब पिल्लई को भी इस बार संत घोषित किया गया है पोप फ्रांसिस ने। ओके, भारत और ब्रिटेन व्यापार संबंधों में सेवा के लिए अजय पीरामल को कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। ये जो पुरस्कार जो आपको रेड कलर में दिख रहा है, ये से सम्मान से सम्मानित किया गया किसको, अजय पीरामल को। क्यों किया गया, भारत और ब्रिटेन के व्यापार संबंधों, जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, उस संबंधों में सेवा के लिए अजय पीरामल को कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। जैसा भाइयों मैंने बताया था कि काफ़ी दिन बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं, थोड़ा सा अभी 1-2 वीडियो के बाद हम बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। तो अभी वो जो क्वालिटी हम आपको प्रोवाइड कराना चाहेंगे, तो उसमें 1 या 2 वीडियो खर्च होंगी आपकी। उम्मीद है कि आप इतना तो एडजस्टमेंट कर ही लेंगे। आगे आज की वीडियो हम कम ही रखेंगे, क्योंकि जो बात है, अभी आपने देखा कि बार बार जो हमारी टंग है वो भी स्लिप हो रही है, शब्द भी स्लिप हो रहे हैं। तो कारण होता है कि काफ़ी दिन बाद जब किसी काम को करते हैं तो वो फ्लो नहीं बन पाता, फ्लो बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आगे की वीडियो में ये जो सब सिस्टम है ये सब नॉर्मल होता चला जाएगा, इसीलिए हम आज सोच रहे हैं कि आज की वीडियो हम कम ही रखें। अगली वीडियो को थोड़ा और बढ़ाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो जब 3री या 4थी वीडियो आएगी वो फुल लेंथ की वीडियो आपके सामने होगी। बस आपका प्यार, आपका सहयोग ऐसे ही मिलता रहे, इसी शुभकामना के साथ जय हिंद भाइयों, नमस्कार। कल मिलते हैं अगली वीडियो के बाद।